In this video, we are going to learn Unit 2 of International Business. So इससे पहले ना हमने Unit 1 पढ़ रखा था, है ना, बट वो हमने पढ़ रखा है बोर्ड पर। अच्छा रुको, स्टार्ट करने से पहले बस 2 मिनट कुछ इन जनरल बातें करनी है। वो बातें ये हैं कि हमने पहले पढ़ रखा है Unit 1, ठीक है। अब तुम मानो या ना मानो, बट इस सब्जेक्ट में, पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट में Unit 1 को पढ़ना डिटेल में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डेट्स वाई उसके लिए कोई भी शॉर्ट वीडियो नहीं आएगी, ठीक है। सो उसको तुम्हें कंप्लीट ही पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो बात तुम। एंड वो अपलोड मैंने पहले कर रखी है, बोर्ड पे पढ़ा रखा है, अच्छे से पढ़ाया हुआ है। एंड क्योंकि मैंने बोर्ड पे पढ़ाया था, ठीक है, तो आई थॉट कि इसको थोड़ा सा और इंगेजिंग बनाया जा सकता है। तो इस बार मैंने ना यूनिट 2 को, विच इज़ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, को मैंने बनाया पीपीटी के फॉर्म में, जस्ट टू मेक इट मोर इंगेजिंग। एंड टेंशन मत लो, पीपीटी तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। एंड विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बेसिकली अगर तुम वो बच्चे हो जो आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले आए हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि स्किप कर दो पूरी वीडियो। एंड में ना यू विल फाइंड कि मैंने कुछ क्वेश्चन समझाए हैं एंड में, बस तुम वो क्वेश्चन देख के चले जाओ। एंड इवन इफ़ यू हैव लाइक 1-2 आवर्स, सो यू कैन स्टडी दिस कंप्लीट चैप्टर, है ना। सो हमारी अप्रोच बेसिकली रहेगी कि इन नोट्स से जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अभी, बेसिकली उससे बस हम एक बेसिक आइडिया डेवलप कर लें, बस इतनी हमारी अप्रोच रहेगी। एक बेसिक आइडिया डेवलप कर लें एंड मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ फोकस करूँगा, ठीक है। बिकॉज इट्स नॉट द यूनिट जिस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इंपॉर्टेंट है बट कुछ ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस, है ना। तो इतना फोकस, ऑल तो मैं पढ़ाऊँगा सब कुछ, बट फोकस उन्हीं पर रहेगा जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इज़ द इंट्रोडक्शन, है ना। मोस्टली बच्चों ने, उन बच्चों को छोड़ के जिन बच्चों ने, लाइक कुछ बच्चे होते हैं ना महान, पहले लेते हैं साइंस 11th में साइंस पढ़ ली, देन वो चेंज कर लेते हैं कॉमर्स में। तो उन बच्चों को छोड़ के बाकी जो बच्चे नॉर्मल होते हैं मेरी तरह, जिन्होंने प्रॉपरली 11th-12th दोनों में कॉमर्स पढ़ी होती है, तो उन बच्चों ने पढ़ा होगा बिजनेस इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो उसमें भी हमने पढ़ा था जो, लाइक वो था पूरा डोमेस्टिक लेवल पे, ठीक है। उसमें भी हमने पढ़ रखा था कि बिजनेस इन्वायरमेंट को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन एट द डोमेस्टिक लेवल, है ना। सोचो, जब डोमेस्टिकली ही इतना इंपॉर्टेंट है किसी चीज़ को पढ़ना, तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे जब हम जाएंगे तो वहाँ पे तो चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, है ना, और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। तो तब कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा किसी चीज़ को पढ़ना। Like if I read, so international business is more complex than domestic business due to differences among countries, political, economical, legal, levels of development, culture, educational factors. मेनली इसमें 4 ही इंपॉर्टेंट है: पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, ठीक है। दीज डिफरेंसेस कैन अफेक्ट कॉस्ट, बेनिफिट, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ फर्म ऑपरेटिंग इंटरनेशनली, है ना। मेनली स्ट्रेटजीज को अफेक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा। तो 4 फैक्टर इंपॉर्टेंट है एंड स्टडीज़ को अफेक्ट करते हैं, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था कि क्यों पढ़ना चाहिए, है ना। ऊपर से आगे हम और अच्छे समझेंगे इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। एंड नाउ बिफोर completely starting with international business environment, let's understand what is business environment, और you can say environment, है ना। ये हमने मोस्टली बच्चों ने पहले ही पढ़ रखा होगा, बट लेट्स रिवाइज इट अगेन, है ना। सो इफ़ यू वांट यू कैन रीड दिस, अदरवाइज इसको मैंने और सिंप्लीफाई कर रखा है नेक्स्ट पेजेस में। सो इन नोट्स में खास बात ये ना कि हर एक चीज़ का सिंप्लीफिकेशन कर रखा है। एंड तुम्हें बस ये फोकस करना है कि तुम हेड पॉइंट्स याद कर लो। एक्सप्लेन तो तुम कर ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम हेड पॉइंट्स याद कर लो जो जो मैं बताऊँ तुम्हें, ठीक है। जैसे कि इन सिंपल वर्ड्स, इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स, all those external conditions, forces that influence an organization's functioning और decision making, ठीक है। ये वेरी करते हैं, डायनेमिक होते हैं, वेरी करते हैं मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अलग तरीके से अफेक्ट करते हैं, है ना। इंटर रिलेटेड होते हैं, मतलब अगर किसी एक एलिमेंट में भी, एलिमेंट मतलब ये दीज एलिमेंट्स में अफेक्ट हुआ तो कंप्लीट झेलना पड़ेगा सिस्टम को, कंप्लीट सिस्टम को झेलना पड़ेगा। एग्जाम्पल तुम ले सकते हो, अदरवाइज उतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। एग्जाम्पल सिंपली ये कह रहा है ना कि ऐसा नहीं है कि कोई एक फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
कोई फैक्टर कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, सारे ही फैक्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कर सकते कि किसी एक फैक्टर फोकस करो बाकी सबको छोड़ दो या बाकी सब लेस इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल द फैक्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू लर्न एंड टू अंडरस्टैंड एंड टू बी मैनेज्ड। द इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ फोर्सेज, जो कि ये रहे, डेट सेव बिजनेस ऑपरेशंस अक्रॉस कंट्रीज। ठीक है, सो दिस इट इज़ मीडियमली इंपॉर्टेंट है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना, दोनों होते हैं इसके अंदर, इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। डायनेमिक होता है, मतलब कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। अनकंट्रोलेबल, कंट्रोल नहीं कर सकते हम, इसको बदल नहीं सकते, हमें खुद को बदलना पड़ता है। वेरीज अक्रॉस रीजन, कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस जो डायरेक्टली खाली एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री और एक पर्टिकुलर फर्म को अफेक्ट करते हैं। जनरल एंड कॉमन फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर जो इन जनरल सबको अफेक्ट करते हैं। इट क्रिएट्स अनसर्टेनिटी, सिंपल सी बात है, करती ही है। अगर कोई चीज़ बाबा चेंज हो रही है, अनकंट्रोलेबल है, तो हो जाओगे ना तुम अनसर्टेन, तो रिस्क, अपॉर्चुनिटीज़, है ना। ऐसा नहीं खाली नुकसान ही हो रहा है, फ़ायदा भी होता है, बस में देखना पड़ता है उसको। मैनेजर्स ट्राई टू फोरकास्ट फ्यूचर चेंजेस डिस्पाइट ऑफ अनसर्टेनिटी। चलो मैंने माना कि डायनेमिक इन्वायरमेंट है, वेरी करता है, अनकंट्रोलेबल है, तो जब हम फोरकास्ट करेंगे वो कम्प्लीटली रिलायबल नहीं होगा, 100% एक्यूरेट नहीं होगा, तो क्यों करना है फिर? वाई डू वी नीड टू फोरकास्ट इफ इट्स नॉट यूजफुल डैट मच? तो सिंपल सुनो यार, तुम सबने सुन रखा है ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, है ना। तो चलो मैंने मान लिया कि 100% फ़ायदा नहीं होगा, बट 40% हो जाए, 30% हो जाए, 50% हो जाए, कुछ तो हो जाए, है ना। तो उसी कुछ के लिए मैनेजर्स ट्राई टू फोरकास्ट, है ना। फर्म कंटिन्यूसली ट्राई टू अडेप्ट करने का ट्राई करती है ना, बिकॉज समथिंग एवरीथिंग इज अनसर्टेन ना। अडेप्ट स्ट्रेटजीज टू कोप अप विद एनवायरमेंटल चेंजेस, बिकॉज अगर ऐसा नहीं करेगी वो, तो अल्टीमेटली कंपटीशन उसे हरा देगा, फिर खा जाएगा। ठीक है, सो हेड पॉइंट्स, ये हेड पॉइंट्स नहीं है, हेड पॉइंट्स ये रहे। ठीक है, 6 हेड पॉइंट्स में याद कर लो पेपर में एक्सप्लेन करने के लिए। सम ऑफ इंटरनेशनल फैक्टर्स, स्पेसिफिक जनरल फैक्टर्स, फोर्सेस भी लिख सकते हैं, फ्यूचर फोरकास्टिंग, डायनेमिक एंड अनकंट्रोलेबल, अनसर्टेनिटी, थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेटेजी, अडेप्टेशन। ठीक है, इनका एक्सप्लेनेशन कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ है, ये इनका एक्सप्लेनेशन ही लिखा हुआ है। ठीक है, इन शॉर्ट यू कैन से कंस्टेंटली चेंजिंग एंड चैलेंजिंग। एंड नाउ लेट्स सी इन डीप व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। इंपॉर्टेंस लिखा है, ठीक है। अगर इसको मैं एडिट कर दूंगा, ठीक है, या तो मैं इसको, या तो तुम समझ जाना कि इंपॉर्टेंस लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्कैनिंग द एनवायरमेंट। इट हेल्प्स फ्रॉम अंडरस्टैंड द डायनेमिक्सिटी, बेसिकली कितना डायनेमिक है ना, एंड कितना कॉम्प्लेक्स है इन्वायरमेंट, समझने मत करता है। इन शॉर्ट यू कैन से इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक नेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, और एंड द सेकेंड वन इज इन्वायरमेंटल फोर्सेस अफेक्ट। हमने पढ़ा था ना कि सारे फोर्सेस ना डिफरेंट, हर एक अलग अलग फर्म को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करते हैं, तो उनको समझने में हेल्प करता है। चिंता मत करो, हेड पॉइंट मैंने दे रखा है आगे, है ना, ऑल दो हेड पॉइंट्स बड़े बड़े हैं इसमें, और यू कैन ट्राई टू मेक योर ओन हेड पॉइंट्स because it's also important one. Importance basically it enables to understand customers more broadly, है ना। it enables firms to understand customer in a broader context. in simple words, कस्टमर को समझने में हेल्प करता है, जिससे कंपटीशन को एंड पॉलिसीज फ्रेमवर्क बनाने में हेल्प मिलती है। इट हेल्प्स फॉर्मुलेटिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाने में हेल्प करता है मार्केट के लिए। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई क्रिटिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, है ना। हर एक बिजनेस के लिए कुछ कुछ फैक्टर्स क्रिटिकल होते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि लेट्स से अगर कोई मिल्क इंडस्ट्री है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कितना क्रिटिकल होगा। एंड लेट्स से अगर नॉर्मली जिस रूट से जाती है, मान लो एक रूट है, एक मिल्क फैक्ट्री है, वो नॉर्मली एक रूट है जिसका नाम है रूट एच, ठीक है, रास्ता, एक हाईवे है, मान लो एक हाईवे जाता है, ठीक है, रोज़ रोज़। अब अगर मान लो स्कैन नहीं कर रहा होता एंड उस हाईवे पे कुछ स्टार्ट हो गया कंस्ट्रक्शन, है ना, तो उस कंपनी को मालूम नहीं पड़ता कि मेरा जो रास्ता है उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, एंड अपना माल भेज देता, दिक्कत हो सकती थी ना। बट क्योंकि वो कंटिन्यूसली स्कैन कर रहा है एनवायरनमेंट को, तो उसे मालूम पड़ जाएगा कि हाँ, यहाँ पे कुछ खुदाई चल रही है, मुझे अब यहाँ से नहीं जाना है, मुझे प्लान करना पड़ेगा। ऐसी ना, ऐसी मिल कंपनीज बहुत सी चीज़ें और करती हैं, जैसे कि गर्मियों के मौसम में वो लोग प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि किस दिन हमें छाछ वाछ बेचने, किस दिन में क्या बेचना है ना, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कंपनी वगैरह सब, इसीलिए। ठीक है, इट असिस्ट इन वेट लिटिल जस्ट
इट असिस्ट इन एनालाइजिंग स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स करने में मदद करता है, सॉर्ट एनालिसिस करने में मदद करता है, ठीक है। इट हेल्प्स फॉर्म अडॉप्ट प्रोएक्टिव और रिएक्टिव अप्रोचेस इन मैनेजिंग एनवायरमेंट चेंजेस। सो बेसिकली ना यू कैन से सडन चेंजेस के लिए रेडी रहने में हेल्प करता है, ठीक है। टू बी प्रिपेयर फॉर सडन चेंजेस डेट, जिसकी हेल्प से वो प्रोएक्टिवली और रिएक्टिवली एक्शंस को ले पाए, जिससे वो सडन एनवायरमेंट चेंजेस को कोप अप कर जाए, उससे लॉसेस या तो कम हो या तो हो ही ना, ठीक है। तो यू कैन सिंपली से इट हेल्प्स फर्म्स अडॉप्ट प्रोएक्टिव और रिएक्टिव अप्रोचेस इन मैनेजिंग एनवायरमेंटल चेंजेस, बिकॉज एनवायरमेंट अनसर्टेन ना, डायनेमिक ना, इसलिए। ना उसी के हेड पॉइंट्स लिखे हुए यहाँ पे, ठीक है। इफ़ यू वांट यू कैन रीड बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। नोट्स में दे दिए हैं तुम्हें, बिकॉज इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहता नहीं हूँ। हाँ, इन सारे सातों पॉइंट को मैंने समराइज़ कर दिया है इस एक स्टेटमेंट में, विच इज़ स्टडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स फॉर्म्स अंडरस्टैंड चेंजेस, मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, आइडेंटिफाई की फैक्टर्स, एनालाइज सॉर्ट, formulates to suitable strategies and manage the environment effectively by being proactive or reactive, ठीक है। So till now we have learned importance and characteristics. Now let's see international business is influenced by different types of environments, ठीक है। तो एट अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट दो होते हैं, नेशनल एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, विच इज़ फर्दर क्लासिफाइड एज होम कंट्री एनवायरनमेंट, होस्ट कंट्री एनवायरनमेंट एंड सुपर नेशनल, ठीक है। सो मोस्टली बच्चे होते हैं कंफ्यूज नेशनल एनवायरनमेंट में एंड होम कंट्री एनवायरनमेंट में, ऑल्दो यू कैन स्किप बिकॉज दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। दोनों में ऐसा कुछ ज़्यादा फर्क सही में नहीं होता। होम कंट्री में जहाँ पे एक्चुअल में इनकॉर्पोरेट हुई है एंड जहाँ पे वो बनी है, दोनों सेम ही है, दोनों तुम सेम कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट इफ़ यू आस्क मी वन डिफरेंस इफ़ यू आस्क मी, तो आई वुड से एक ही डिफरेंस होता है, बेसिकली कोई डिफरेंस होता भी नहीं है, कि जो उसकी होम बर्थ कंट्री से, मान लो अगर कोई कंपनी इंडिया में बनी थी, है ना, फिर बाद में बड़ी होती गई, फैलती गई, फिर उसने अपना हेड क्वार्टर इंडिया से हटा के कनाडा में कर दिया, ठीक है। तो अब उसके लिए ना वो हो गई उसकी होम कंट्री, कनाडा हो गई उसकी होम कंट्री, एंड नेशनल कंट्री स्टिल उसकी इंडिया ही रहेगी, ठीक है। तो एक इसका एक डिफरेंस था, बस एक ही डिफरेंस था, कोई डिफरेंस भी नहीं है, और यू कैन एस्केप इफ यू वांट, है ना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दीज आर द फैक्ट, दीज आर एनवायरनमेंट। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे इन शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इमेजेस की फॉर्म में वही सेम चीज़ लिखी है। इन्फ्लुएंस बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, होम कंट्री, होस्ट कंट्री, सुपर नेशनल मतलब होता है लाइक जो जितनी भी वो है ना एजेंसीज लाइक WTO, पता नहीं एजेंसी बोलना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, बट UN, EU, ये सब कुछ बनाते हैं रूल्स वगैरह ट्रेड के लिए, तो वो भी अफेक्ट करता है इंटरनेशनल बिजनेस को। जो ये लोग रूल्स वगैरह बनाते हैं उससे वो कहते हैं हम सुपर नेशनल, समझ रहे हो बात। अंडरस्टैंडिंग दीज एनवायरमेंट्स हेल्प फर्म्स मेक बेटर ग्लोबल डिसीजंस। इन केस हाँ, उसके बाद लिखा हुआ है होस्ट कंट्री मीन्स जहाँ पे करंटली ऑपरेट कर रही है, होम कंट्री मीन्स जहाँ पे MNE जो हुई है, मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज, जो ओरिजिनली इनकॉर्पोरेट हुई है। थर्ड कंट्री एनवायरनमेंट रेफर्स टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, लेट्स से मान लो इंडिया एंड कनाडा के बीच में चल रहा है बिजनेस, ठीक है। इंडिया में एक कंपनी थी, उसने अपना इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट किया कनाडा में, ठीक है। तो इंडिया कनाडा की बातचीत चल रही है, अब वहाँ पे मान लो अमेरिका आ गया, उसने इंडिया में कुछ लगा दिया रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, या तो उसने लगा दिया कनाडा के ऊपर कुछ ना कुछ, तो उससे हमें दिक्कत होने लग जाती है ना बिजनेस करने में। उससे कहते हैं थर्ड कंट्री इंटरवेंशन, उससे वो कहते हैं थर्ड कंट्री एनवायरमेंट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, लाइक अमेरिका ने कुछ कर दिया, घपलेबाजी कर दी, बाय सैंक्शंस, बॉयकॉट, रेगुलेशंस इम्पोज्ड बाय अदर कंट्रीज दैट अफेक्ट बिजनेस ऑपरेशंस, तो यू कैन से थर्ड कंट्री इंटरवेंशन। नाउ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। चार ही सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, नहीं सोशल नहीं, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, सोशल नहीं, ठीक है, ठीक है। सो कल्चर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है। तो अगर तुमसे कोई कहे कल्चर कैसे डिफाइन कर सकते हो, हाउ यू कैन डिफाइन द कल्चर, तो यू कैन सिंपली से कलेक्टिविटी ऑफ पीपल, वो शेयर कॉमन लैंग्वेज, कॉमन बातचीत करते हैं, है ना, लैंग्वेज कॉमन है, हिस्ट्री उनकी कॉमन है, जियोग्राफिकल लोकेशन कॉमन है ना, एज वेल एज देयर बिलीव्स, नॉर्म्स, रूल्स,
रोल्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स वगैरह सब कॉमन है, तो यू कैन से इट्स कल्चर, है ना। कल्चर फैक्टर्स आर क्रूशियल, वेरी क्रूशियल कंपोनेंट, है ना। बच्चों के लिए एंड मैनेज के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बेसिकली विद्यार्थियों के लिए एंड मैनेज के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है कल्चर इन्वायरमेंट को। इसमें होते हैं इन टोटल आई गेस 7 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है, समझना, फर्स्ट कंपोनेंट इज़ लैंग्वेज एंड नेगोशिएशंस, ठीक है। हर एक कंट्री की कल्चर के हिसाब से ना लैंग्वेज अलग अलग होती है, सबकी लैंग्वेज अलग अलग होती है। मोस्टली इंडिया की, चाइना की लैंग्वेज अलग अलग है, ठीक है। सो लेट्स से अगर मैं इंडिया में रहता हूँ एंड मुझे बिजनेस करना है चाइना में, तो या तो मैं उनकी लैंग्वेज सीख जाऊँ, है ना, जो कि मुश्किल काम है बहुत ज़्यादा, या तो मैं एक हायर कर लूँ ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर भी ना अच्छा होना चाहिए, बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए, ट्रांसलेटर भी होना चाहिए बहुत अच्छा, लाइक क्योंकि ना कुछ वर्ड्स की मीनिंग ना कन्फ्यूजिंग होते हैं, है ना, जिससे होती है मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं, तो उनको तुम डायरेक्टली ट्रांसलेट करके नहीं समझ सकते, उनको वहाँ कोई लोकल व्यक्ति ही समझा सकता है कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है। जैसे कि ऐसे, तो एक एग्जाम्पल तुमको दूँ अगर मैं, तो संस्कृत में लिखा होता है श्री राम ने मांस खाया, ठीक है, लिखा होता है संस्कृत, अगर तुम पढ़ोगे तो संस्कृत लैंग्वेज में अगर तुम रामायण पढ़ोगे तो लिखा होता है मांस खाया। अब ना लोग हो जाते कन्फ्यूज कि राम ने मांस खा लिया, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, ले भाई, है ना, ऐसा हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं वो लोग। बट क्योंकि ना ये काइंड ऑफ लैंग्वेज मिसअंडरस्टैंडिंग है। संस्कृत में मांस का जो मतलब होता है वो दोनों होता है, जानवरों का मांस भी होता है एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के पल्प को भी, गूदे को भी वो लोग मांस ही कहते हैं, है ना, संस्कृत में। सो डेट्स वाई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसलिए हमें एक अच्छा ट्रांसलेटर चाहिए जिससे हम इजीली नेगोशिएट कर पाएँ बिजनेस डील्स में एंड एक बहुत अच्छी डील को क्रैक कर पाएँ, ठीक है। रिलीजन, वी ऑल नो रिलीजन इन्फ्लुएंसेस वैल्यूज, एटीट्यूड्स, कंजप्शन पैटर्न्स, वेज नॉन वेज, वर्क हैबिट्स, है ना, शाम के बाद मैं काम नहीं करूँगा, ये वो, सोशल प्रैक्टिसेस। इट कैन यूनिफाई सोसाइटी बट ऑल्सो क्रिएट कन्फ्लिक्ट्स अफेक्टिंग बिजनेस डिसीजंस, है ना। समझना पड़ेगा, कहीं पे रिलीजन मुस्लिम ज़्यादा रिलीजन्स है वहाँ पे, समझ पाकिस्तान में बिजनेस खोलना है ना, तो वहाँ की वैल्यूज़ के हिसाब से उनको काम करना पड़ेगा, है ना, वहाँ के हिसाब से उनको देखना पड़ेगा कि हाँ ये लोग लाइक मुस्लिम ज़्यादा हैं तो नमाज वमाज़ पढ़ते होंगे, तो उनके लिए वहाँ पे उनको कुछ करना पड़ेगा कि नमाज़ पढ़ने के लिए उनको जगह दी जाए, है ना, एंड उनके बिलीफ के हिसाब से काम करना पड़ेगा। लाइक मुस्लिम्स में भी महिलाओं को बुर्का बना के रखते हैं, तो उस हिसाब से उनको अपनी डिसीजंस को क्लास बदलना पड़ेगा। एंड कहीं मान लो ज़्यादातर क्रिश्चियन रहते हैं, तो क्रिश्चियन में भी कुछ ना कुछ होता होगा रूल्स वगैरह, मुझे उतना पता नहीं है ना, तो उनको वो फॉलो करने पड़ते होंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बिजनेस डिसीजन का अफेक्ट करता है। नाउ थर्ड वन इज वैल्यूज एटीट्यूड्स, है ना। वैल्यूज आर डीप रूटेड बिलीव्स, ऐसे बिलीफ जो बहुत अंदर तक बसे हुए हैं, गहराई में घुस के बसे हुए हैं, जो चेंज नहीं होने वाले, ऐसे बिलीव्स हैं बेसिकली, है ना। अबाउट राइट और रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है ना। क्योंकि देखो, इफ़ आई गिव वन जनरल एग्जांपल, लिख के मत आना एग्जाम में, लिख देना, कुछ ना मिले तो कह सकते हो। पाकिस्तानी ना जिन्ना को अच्छा मानते हैं, हम लोग गधा मानते हैं जिन्ना को, हम लोग को जिन्ना भी मिला अभी अभी मार दो उसको जान से, अभी मिलेगा नहीं तो हम पहले ही मर गया, है ना। तो जिन्ना को अच्छा मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, ठीक है, कुछ लोग महात्मा गांधी को अच्छा मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो वो लोग नहीं ही मानेंगे, उनकी वो डीप रूटेड बिलीव्स है, उनको तुम कुछ भी कह लो वो लोग नहीं मानेंगे, वो चाहे जो कर लो तुम, ठीक है। इसलिए तो वो बिलीफ चेंज नहीं होने वाले सही गलत के बारे में, है ना। और उन्हीं बिलीव से बेस्ड होता है एटीट्यूड, उन्हीं बिलीव्स की वजह से, उन्हीं वैल्यूज़ की वजह से बनता है एटीट्यूड, ठीक है, वो भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू चेंज होता है एटीट्यूड कहाँ चेंज हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। दे इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग वेरी अक्रॉस कल्चर्स, ठीक है। तो उनके बिलीव्स वगैरह, लेट्स से किसी का बिलीफ है कि एग्जाम्पल्स यू कैन मेड बाय योर ओन सेल्फ एज वेल, बिलीव्स वगैरह मैं क्या कहूँ, लेट्स से कोई मानता है कि लेदर ठीक नहीं होता, लेदर ख़राब चीज़ है, तो अब तुम कुछ भी कर लो, तुम कह लो वीगन लेदर है, जानवरों से नहीं बना है, पेड़ पौधों से बना है, वो नहीं ही मानेगा। जिसको लगता है लेदर ख़राब है, ठीक है। कुछ लोग मानते हैं चिंगम में वो होता है, जानवरों का वो चर्बी डाल देते हैं, तो कुछ लोग नहीं मानते, नहीं मानेंगे, तो उस हिसाब से उनको चेंज करना पड़ता है, कल्चर के हिसाब से अपने डिसीजंस को चेंज करना पड़ता है और बनाना पड़ता है। कस्टम्स एंड मैनर्स, कस्टम्स लाइक ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, कि भैया ये चलता आ रहा था, ये अभी भी हो रहा है और ये होता भी रहेगा, क्यों हो रहा है ये सर, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि चलता हुआ आ रहा है, बस ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है हमारी, तो डैट यू कैन से कस्टमर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस एंड मैनर्स आर सोशल बिहेवियर्स। इफ आई से
तो इंडिया और जापान का ले लो तुम एग्जाम्पल, है ना। इंडिया मैनर्स हो ही नहीं सकता, मिल जाए तुम्हें मैनर्स, है ना। तो उन्हीं मैनर्स की वजह से बनते हैं सोशल बिहेवियर्स, लाइक इफ आई से, तो जापान में ना लोग अपना सब कुछ खुद से करते हैं, है ना। सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, है ना। एंड रूट ट्रैफिक रूल्स वगैरह फॉलो करना सब करते हैं, बिकॉज हम सब करते हैं, है ना। क्योंकि हम सोशल बिहेवियर है, सब करते हैं तो वो भी करते हैं, है ना। यहाँ पे कोई नहीं करता क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं करता है कि नहीं, कितना इंटरेस्टिंग है। यहाँ क्यों नहीं करते, यहाँ कोई नहीं करता बिकॉज कोई भी नहीं करता। वहाँ पे क्यों करते हैं, वहाँ पे सब लोग करते हैं, सब करते हैं। डेट्स वाई मैनर्स दे अफेक्ट प्रोडक्ट यूजेस, पैकेजिंग, कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन इन इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, packaging, product uses, like one simple example if I give you, so अमेरिका में ना like they use milk, like they drink milk from like a container type of कंटेनर में मिल्क आता है ना। बट यहाँ पे थैली प्रेफर करते हैं लोग, यहाँ पे थैली वाली पैकेजिंग प्रेफर करते हैं, वहाँ पे कंटेनर प्रेफर करते हैं। सबकी अलग अलग चॉइस होती है, उस हिसाब से बनाना पड़ता है, ढालना पड़ता है कंपनी को खुद उसी के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे लोग ज़्यादातर शैम्पूज़ के वो 1-1 रुपये वाले ख़रीदते हैं, बॉटल कोई नहीं ख़रीदता। तो समझना पड़ता है कंपनी को डिसीजन बनाने से पहले ये सब कुछ। एंड ना एजुकेशन, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं वही वाला, है ना, इंडिया जापान का। इंडिया में स्किल्स नहीं सिखाई जाती, नॉलेज नहीं सिखाई जाती, है ना, कल्चर वैल्यूज़ नहीं सिखाए जाते, है ना। अब नहीं होते नहीं होते, रोट लर्निंग होती है, स्किल्स को तो कोई बात ही नहीं करता, है ना। जापान में ऑन द अदर हैंड स्किल्स पे बहुत फोकस करते हैं, नॉलेज पे बहुत फोकस करते हैं, कल्चरल वैल्यूज़ बहुत अच्छे सिखाई जाती है उनको, है ना। इट हेल्प्स बिजनेसेस एक्सेस वर्क फोर्स कैपेबिलिटी। अब तुम सिंपल करो, जापान के लोगों को कैपेबल मानोगे कि तुम यहाँ के लोगों को कैपेबल मानोगे? सिंपल सी बात है, ट्रेनिंग नीड्स, कितना ट्रेन करना पड़ेगा, है ना, कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस वगैरह। ठीक है, तो जापान में कम करना पड़ेगा, यहाँ पर ज़्यादा करना पड़ेगा इन सब रीज़न की वजह से। अब तुम कोई ऑफेंड मत होना यार, ठीक है, ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, सच बात है, सच बात है। सोशल ग्रुप्स इंक्लूड्स फैमिली वगैरह। अब देखो सोसाइटी में ग्रुप्स वगैरह बने होते हैं, अब ना एक पर्टिकुलर ग्रुप का ना एक पर्टिकुलर बिलीफ वगैरह सबके होते हैं, ठीक है, जो वो ग्रुप के लोग फॉलो करते हैं। तो लेट्स से अगर मैं बिज़नेस खोल रहा हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप एग्जिस्ट करता है, तो मैं उसी हिसाब से कुछ करना पड़ेगा, उसी हिसाब से उसी ग्रुप के हिसाब से कुछ करना पड़ेगा, है ना। एंड डिफरेंट ग्रुप की नीड को समझना पड़ेगा। इंक्लूड्स फैमिली वगैरह, रेफरेंसेस विच इन्फ्लुएंस बिहेवियर, कंजप्शन एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कंजम्पशन पैटर्न वगैरह उस हिसाब से एक कंपनी वगैरह को डिसीजंस लेने पड़ेंगे। फैमिली स्ट्रक्चर वेराई अक्रॉस कल्चर, न्यूक्लियर जॉइंट एक्सेट्रा, कि किसके लिए प्रोडक्ट है, न्यूक्लियर फैमिली के लिए, जॉइंट फैमिली के लिए है, एक्सेट्रा। और उसके अलावा कुछ और होता है क्या? मटेरियल कल्चर, बेसिकली टेक्नोलॉजी, कितना कितना टेक्नोलॉजी से वो लोग रूबरू हो रखे हैं वहाँ के लोग, है ना। कितना उनका इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, उनका लाइफ स्टाइल क्या, जो उनके लाइफ स्टाइल को इन्फ्लुएंस करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इन्फ्लुएंस करता है, कल्चरल चेंजेस को इन्फ्लुएंस करता है। समझ रहे हो बात? जैसे मान लो टेक्नोलॉजी लोग चलाना आती है, एक लोग जो टेक्नोलॉजी वगैरह आती है, तो उनको तुम अगर लैपटॉप वगैरह बेचो तो सही भी है ना। बट तुम कहीं चले गए, तुम आदिवासी गाँव में, वहाँ पर तुमने लैपटॉप बेचना चालू कर दिया, तो कोई लेगा? कोई नहीं लेगा, बिकॉज वहाँ के लोग जानते ही नहीं चलाना लैपटॉप को, तो कोई लेगा क्यों? सिंपल सी बात है ना। तो इस हिसाब से समझना पड़ता है कि कितना वो लोग लाइक उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, कितना वो लोग रूबरू हो रखे हैं, है ना, टेक्नोलॉजी वगैरह से, ताकि तुम एक प्रॉपर इफेक्टिवली डिसीजन बना पाओ। ठीक है, तो ये 7 कंपोनेंट थे। इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, लैंग्वेज, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, हेड पॉइंट से बेसिकली याद करने, एजुकेशन, सोशल ग्रोथ, मेटल सेटल्स, मतलब क्यों बोल रहा हूँ मैं, मटेरियल कल्चर, रिलीजन, कस्टम एंड मैनर्स। ठीक है, नाउ इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जैसे हॉफस्टाइट्स, है ना, ऐसे ही प्रोनाउंस करते होंगे यार कहीं ना कहीं, हॉफस्टाइट्स, कल्चरल डायमेंशंस, तो इम्पोर्टेंट बहुत है। तो समझते हैं इसको वन बाय वन, ध्यान से एकदम, है ना, ध्यान से समझना इसको बेसिकली। सो हॉफस्टाइट एक बंदा था, ग्रेट हॉफस्टाइट, है ना, नाम तुम पढ़ लेना है, ठीक है, क्या नाम था, ग्रेट हॉफस्टाइट कुछ ऐसे नाम था, ठीक है, ये नाम था इस बंदे का। इस बंदे ने ये कहा कि अगर किसी भी बिजनेस, बेसिकली इसने का पहले कहा कि कल्चर का ना बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे बिज़नेस के ऊपर। जब हम बिज़नेस करते हैं कल्चर बहुत मैटर करता है ना, टू मेक अ बिज़नेस सक्सेसफुल, है ना। तो इसी को प्रूव करने के लिए उसने स्टडी करी IBM के एम्प्लॉयज़ के ऊपर अक्रॉस 50 कंट्रीज़ में। तब जाके उसने हमें दिए 4 डायमेंशंस। पहले उसने 4 दिए थे, ठीक है, पहले उसने 4 दिए थे, बाद में 2 और ऐड कर दिया था, टोटल 6 हो गए थे। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स इफ़ क्वेश्चन आया अगर तो ये लिख सकते हो, हॉफस्टाइट्स कल्चरल डायमेंशंस, थ्योरी एक्सप्लेन डिफरेंसेस इन नेशनल कल्चर,
ठीक है, एंड हेल्प्स मैनेजर अंडरस्टैंड क्रॉस कल्चरल बिहेवियर इन बिजनेस, है ना, एंड टू मेक अकॉर्डिंग टू दिस अंडरस्टैंडिंग दे मेक स्ट्रेटजीज वगैरह, फॉर्मुलेट स्ट्रेटजीज वगैरह टू बी सक्सेसफुल इन द बिजनेस। ठीक है, तो इसको ऐसे स्टार्ट करना। एंड नाउ समझते हैं क्या 6 चीज़ें थी वो। तो फर्स्ट इज पावर डिस्टेंस इंडेक्स, कितनी इनइक्वालिटी इक्वालिटी है। कलेक्टिविज्म वर्सेस इंडिविजुअलिज्म, ग्रुप लाइक कलेक्टिव वर्क करते हैं फिर इंडिविजुअल वर्क करते हैं, कितनी अनसर्टेनिटी झेल सकते हैं, बेसिकली रिस्क टेकिंग कितना है उनके पास। फेमिनिटी वर्सेस मैस्कुलिनिटी, यहाँ पे लड़का लड़की की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ट्रेड्स की बात हो रही है ना। देन फिफ्थ वन इज शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, क्या विजन है उनका, शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है ना। कितनी रुकावटें लगाते हैं, लाइक रेस्ट्रेंट्स वर्सेस इंटेलिजेंस। समझते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट थिंग इज पावर डिस्टेंस इंडेक्स, है ना, बेसिकली कितनी इनइक्वालिटी को झेल पा रही है, कितने एक्सेप्ट करती है कितनी इनइक्वालिटी को। इट शोज द एक्सटेंट टू विच इनइक्वालिटी एंड पावर डिफरेंसेस आर एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी, है ना। अगर तो हाई हुआ कि हाई एक्सेप्टेंस है कि हाँ बहुत इनइक्वालिटी है, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, तो ऐसे में ना सेंट्रलाइज्ड डिसीजंस को प्रीफर किया जाता है बिजनेसेस में, कि डिसीजन सारे सेंट्रल द्वारा लिए जाएँ, है ना, डिसेंट्रलाइज ना किया जाए। बेसिकली सारे डिसीजंस को एक ही बंदा ले या फिर कुछ ही बंदे ले, सब ना ले मिलके, बिकॉज ग्रुप एक्टिविटी का फर्क नहीं, उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिकॉज दे आर वेरी मच इनइक्वालिटीज। एंड लो पीडीआई मीन्स पीपल प्रिफर इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन एंड डिसेंट्रलाइज डिसीजंस, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन का भी बिजनेस को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, अथॉरिटी वगैरह को, है ना, डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। सिंपल ये इसका मतलब था। ठीक है, कि यहाँ पे सेंट्रलाइज करना चाहिए अगर हाई हुआ तो, एंड यहाँ पे लो हुआ तो डिसेंट्रलाइज करना चाहिए डिसीजन मेकिंग को। एंड नाउ इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, जो वहाँ के लोग हैं, किसी भी कंट्री के लोग हैं, वो क्या प्रीफर करते हैं, इंडिविजुअलिटी को प्रीफर करते हैं फिर कलेक्टिविज्म को प्रीफर करते हैं, है ना, कि खाली मेरा गोल हो जाए पूरा, मैं ही खाली सबको सक्सेस कर लूँ। और यहाँ पे कलेक्टिविज्म में हम सब मिलकर सक्सेस होंगे, कोई अकेले नहीं, हम सब मिलकर हम सबका गोल पूरा होगा एक साथ, है ना, ये बात होती है। दिस डायमेंशन एक्सप्लेन्स whether people focus on individual goals or group goals. Individualism, importance to personal achievement and independence. Collectivism, importance to group welfare, loyalty, relationships. जैसे क्रिकेट मैच में होता है ना, कुछ लोग प्लेयर्स वगैरह होते हैं, वो सोचते हैं खाली मैं ही रन बना दूँ, खाली सारे मैं अपने शतक पूरा कर लूँ पूरा पूरा। बट कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं यार, ग्रुप का भला होना चाहिए। तो इसलिए अगर लेट्स से कोई कोई प्लेयर है जो वीक खेल रहा है, जिसको कुछ इंजरी वगैरह कुछ हो गई और आउट होने की पारी आ रहा है, रन आउट होने की पारी आ गई, तो वो बंदा जानबूझ के आउट हो गया कि यार मेरी टीम में कुछ नहीं होना चाहिए, मैं तो फिलहाल अभी खेल नहीं पा रहा, कोई बात नहीं, बट मेरी टीम को जो अच्छे बंदे हैं वो बचे रहने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर कलेक्टिविज्म शो होता है। सो दिस ऑल्सो अफेक्ट बिजनेस इज अ लॉट, फोकस करना चाहिए। नाउ थर्ड पॉइंट विच इज़ अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स, है ना। तो ध्यान से समझना, ध्यान से इस चीज़ को, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि जो वहाँ की जो भी कंट्री, वहाँ का जो कल्चर है, वो कितना रिस्क बियर कर सकता है, रिस्क झेलना लाइक हाई रिस्क प्रीफर करता है या लो रिस्क प्रीफर करता है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ इट मीजर्स हाउ कंफर्टेबल अ सोसाइटी इज़ विथ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, कितनी कंफर्टेबल है ना। हाई UAI मीन्स प्रेफरेंस फॉर रूल्स, स्टेबिलिटी एंड लेस रिस्क। अगर हाई हुआ अवॉइडेंस इंडेक्स तो वो लोग ट्राई करेंगे लेस रिस्क लेने का। इन सिंपल वर्ड समझ जाओ, जितना ज़्यादा होगा उतना रिस्क कम लेने का ट्राई करेंगे, एंड जितना कम होगा उतना वो रेडी रहेंगे रिस्क लेने के लिए, कि भाई रिस्क लेने तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। मोर फ्लेक्सिबल, एक्सेप्ट चेंज एंड अनसर्टेन सिचुएशंस, है ना। बेसिकली हाई रिस्क टेकिंग के लिए रेडी रहते हैं ये लोग। अगर सोसाइटी में, कल्चर में अगर लो हुआ UAI तो मतलब वो रेडी है हाई रिस्क लेने के लिए, एंड अगर हाई हुआ UAI तो मीन्स दे आर नॉट रेडी टू टेक हाई रिस्क, दे प्रीफर लो रिस्क थिंग्स। एंड नाउ फोर्थ वन विच इज़ मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी। तो यहाँ पे लाइक मेल फीमेल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है ट्रेड्स की, मैस्कुलिन ट्रेड्स की एंड फेमिनिन ट्रेड्स की, है ना। इट रिफ्लेक्ट्स द डोमिनेंट वैल्यूज इन सोसाइटी। मैस्कुलिन ट्रेड मीन्स यू कैन से कॉम्पिटिशन, वेल्थ क्रिएशन, पावर, अचीवमेंट, सक्सेस एक्सेट्रा। एंड इसमें बात होती है फेमिनिन ट्रेड्स की, लाइक केयर, कॉपरेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना, केयर वगैरह करना, ग्रुप एक्टिविटी वगैरह करना, एंड अदर फेमिनिन ट्रेड्स जो भी होते हैं। तुम ये तीन याद कर लो बेसिकली, इसमें क्या याद कर लो, वेल्थ क्रिएशन का,
एंड इसमें ग्रुप एक्टिविटी वगैरह भी ऐड कर लो, ठीक है। फोकस ऑन केयर, कोऑपरेशन, क्वालिटी ऑफ कल्चर में इस पे ध्यान दे रहे हैं, कंपटीशन, अचीवमेंट, वेल्थ क्रिएशन वगैरह पे ध्यान देते हैं, या फिर केयर पे, कोऑपरेशन पे, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ट्रेड्स की बात हो रही है यहाँ पे। नाउ फिफ्थ पॉइंट, विच इज़ लॉन्ग टर्म वर्सेज शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। दिस शोज वेदर अ सोसाइटी फोकसेस ऑन फ्यूचर और प्रेजेंट। बेसिकली ना ये बताता है कि सोसाइटी के जो लोग हैं उनका जो विज़न है वो कैसा है, लॉन्ग टर्म विज़न है, शॉर्ट टर्म विज़न है। दे प्रीफर शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स ओवर लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स, और दे प्रीफर लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स मेनली। So if they have long term emphasis, they emphasize on perseverance, savings, future goals, etc. If they have short term vision, they will try to find quick results, traditions, present needs, है ना, कि ज़िंदगी जी लो यार, मौज कर लो सारी अभी के अभी, बाद का बाद में देखा जाएगा। एंड नाउ इंडल्जेंस वर्सेस रिस्ट्रेंट, है ना, कि कितनी फ्रीडम सोसाइटी देती है आपको अपनी लाइफ वगैरह जीने की, इंजॉय वगैरह करने की, है ना। इट इंडिकेट्स हाउ मच अ सोसाइटी अलाउज इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, है ना। इंटेलिजेंस फुल फ्रीडम देती है टू एंजॉय लाइफ, हैव फन। रेस्ट्रेंट कंट्रोल ओवर डिजायर्स, स्ट्रिक्ट सोशल नॉर्म्स, है ना। तो सिंपल इसका ये मतलब था, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है ना। अब हमने ये क्यों पढ़ा, देखो एक होती है वेबसाइट, है ना, उसका नहीं मुझे फिर से याद नहीं आ रहा, बट एक वेबसाइट होती है जो ना जिसके पास हर एक कंट्री का डेटा है इन 6 डायमेंशंस के हिसाब से, है ना। तो उसे सबको रैंक दे रखा है, तो खुद से पढ़ने की जरूरत नहीं है बिजनेसेस को कि ये करना पड़ेगा वो करना नहीं, सब कुछ पहले से अवेलेबल है ना, इन सब 6 डायमेंशंस के बेसिस पे। तो जिस बिजनेस के हिसाब से जो डायमेंशन ज़्यादा लाइक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो उसको रिसर्च कर लेंगे, है ना। इसलिए हम नहीं पढ़ा बेसिकली अभी। ये सब पढ़ना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंडल्जेंस वगैरह, सोशल डिज़ायर्स वगैरह, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक इफ़ आई गिव एग्जांपल कि ये क्यों पढ़ना चाहिए, इंटेलिजेंस क्यों पढ़ना है ये, है ना। सो लेट्स से कोई बिजनेस है जो बिजनेस लाइक फन एक्टिविटीज़ वगैरह करवाता है, ठीक है, और वो ऐसी जगह चला गया जहाँ पे सोसाइटी फन एक्टिविटीज़ वगैरह करने देती ही नहीं है ना, वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह ज़्यादा है वहाँ के कल्चर में, तो वहाँ पर तो उसका बिजनेस ठप हो जाएगा ना, है ना। ऐसा कोई बिजनेस जो फन एक्टिविटीज़ वगैरह करवाता है, इंजॉयमेंट करवाता है, और वो ऐसी जगह चला गया जहाँ पे रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसके बिजनेस को लग जाएंगे। इसलिए उसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि इंटेलिजेंस है कि नहीं है। ऐसे ही बाकी के पाँचों में भी कुछ ना कुछ पढ़ना ज़रूरी है बिजनेसेस को, इसलिए इसे बनाया गया, इसलिए इसे बनाया ये सब हॉफस्टाइड ने। एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, यू जस्ट हैव टू सर्च। हाँ ये ऐसे लिख दिया गलती से, हटाओ इसे। हाँ यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये मैंने इसको शॉर्ट में कर दिया, इंडल्जिंग फॉर्म में कर दिया है, देख लेना तुम, ठीक है, नोट्स में तो मिल जाएगा। लीगल इन्वायरमेंट, है ना, अब पढ़ते हैं इसको, ठीक है, समझना ध्यान से। मीनिंग क्या होता है इसका, मीनिंग सिंपल है, लॉज रेगुलेशंस दैट गवर्न बिजनेस एक्टिविटीज़, लॉज वगैरह, लॉज रेगुलेशंस होते हैं, लीगल इन्वायरमेंट, ठीक है। अब ना ये होते हैं क्लोजली लिंक्ड विथ पॉलिटिक्स, लाइक क्लोजली लिंक्ड विथ पॉलिटिक्स बिकॉज पॉलिटिशियंस मेक लॉस, है ना, एंड बोथ इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल बिजनेस। सो इट्स ऑल्सो लिंक्ड विथ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बिकॉज पॉलिटिशियन ही तो बनाते हैं रूल्स लॉज वगैरह, अनपढ़ गवार पॉलिटिशियंस, है ना, इंडिया में तो मेनली। की आइडिया सिंपल ये होता है, इंटरनेशनल बिजनेस इज अफेक्टेड बाय पॉलिटिकल डिसीजंस एंड लीगल सिस्टम। पॉलिटिकल डिसीजंस लाइक ट्रेड पॉलिसीज, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह। लीगल सिस्टम्स में रूल्स फॉर डूइंग बिजनेस, जो रूल्स वगैरह से बिजनेस करा जाता है, ठीक है, इसके द्वारा मेनली कोई भी इंटरनेशनल बिजनेस अफेक्ट होता है। एंड नाउ स्कोप क्या है इसका, इसके स्कोप में बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंपटीशन, फॉरेन पार्टिसिपेशन के रूल्स वगैरह, जुडिशल सिस्टम की फेयरनेस, एफिशिएंसी इसके अंदर आती है, कि जज वगैरह सही सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब इसका स्कोप है। देखो जब या तो इससे क्वेश्चन अगर आएगा ना तो मे भी आ सकता है डायरेक्टली तुमसे पूछ ले व्हाट इज़ लीगल इन्वायरमेंट, ठीक है, बिकॉज ऐसे सेड ना 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो हो सकता है तुमसे चारों एक साथ ही पूछ ले, है ना, तो अगर मान लो चारों एक साथ पूछा तो मैंने 18 मार्क्स का आएगा, है ना। तो ना तुम अपने थोड़ा सा इमोशन पे कंट्रोल करके थोड़ा थोड़ा कम लिखना, ठीक है, ताकि ज़्यादा भावनाओं में मत भेजना, ज़्यादा भावनाओं में मत भेजाना, बिकॉज वेन एवर वी नो वेरी मच अबाउट थिंग, लाइक अगर मैं कुछ जानता हूँ, कोई टॉपिक है जिसके बारे में मुझे बहुत कुछ पता है, एंड वो टॉपिक 3 मार्क्स का आ गया एग्जाम में, तो ना क्योंकि मुझे बहुत कुछ पता था तो मैं भावनाओं में बह के लिख दूंगा उसमें बहुत सारा,
जो कि अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सो मार्क्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। सो लेट्स से अगर डायरेक्टली तुमसे 9 मार्क्स का पूछ लिया व्हाट इज़ लीगल इन्वायरमेंट, तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जितना भी यहाँ लिखा है ना एज इट इज़ तुम वहाँ लिख देना, तो पूरे 9 मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। बट अगर कम मार्क्स का आया, 6 3 मार्क्स का आया, तो थोड़ा सा शॉर्ट कर देना इसको अपने दिमाग यूज़ करके, ठीक है। ऑल्दो ने बता रखा है कैसे करना है, एंड द एंड जब मैंने करवाया ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तब बता रखा है कैसे करना है। मीनिंग लीगल इन्वायरमेंट रेफर्स टू लॉज रेगुलेशंस, ये तो पढ़ लिया था, किया था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, स्कोप में ये सब आता है। ना टाइप्स देख लेते हैं। अब देखो टाइप्स ना बहुत सारे हैं, तो टाइप्स बिकॉज इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, हाँ इसके अंदर लिखने पड़ते हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो डैट से मैंने अच्छे से नहीं समझाया, वरना अपने आप में इस वीडियो बन जाती है 1 घंटे की, तो है ना। तो मैंने इसके लिए प्रॉपर नोट्स इसके अटैच कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से पढ़ सकते हो। अब अगले फिलहाल समझ लो कॉमन लॉ। बेसिकली कॉमन लॉ जो होता है हमारा, वो कोर्ट के डिसीजंस वगैरह बेस्ड होता है। मान लो कुछ कांड हुआ, तो उस पर कोर्ट ने डिसीजन दिया, तो अगली बार अगर वही सेम कांड होगा ना, कुछ भी जो भी होगा यार, तो उस पर वही सेम डिसीजन लागू हो जाएगा जो कोर्ट ने दिया था, है ना। और लेट्स से अगर नीड पड़ी कि हल्का फुल्का एडजस्ट करना पड़ेगा डिसीजन को, तो वो भी कोर्ट ही करेगी, एंड अगली बार से दोबारा वही फॉलो होगा, ठीक है, एडजस्टेड वाला। एक तो ये हो गया कॉमन लॉ का मतलब। एक सिविल लॉ होता है, इसमें ना कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, है ना। इसमें सब कुछ पहले से लिखा हुआ होता है, रिटन लॉज एंड कोड्स वगैरह फॉलो होते हैं। एंड एक होता है थियोक्रेटिक लॉ, जिसको हम रिलीजियस लॉ भी कहते हैं। इसमें बेसिकली रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह फॉलो होते हैं, लाइक इस्लामिक लॉ, हिंदू लॉ वगैरह फॉलो होते हैं। सोशलिस्ट लॉ, है ना, बेसिकली इसमें ये कहा गया सोशलिस्ट लॉ में कि सब कुछ होना चाहिए सरकार के हाथ में ही, सरकार देखेगी वेलफेयर वगैरह कंट्री का, है ना, बेस्ड ऑन मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। एक होता है ट्रांजैक्शनल लॉ। ये ट्रांजैक्शनल लॉ का ऐसा फुल प्रूफ लॉ नहीं है जो कोई कंट्री फॉलो करती होगी, ऐसा कोई लॉ नहीं है। इट सिंपली मीन्स लाइक पॉलिसीज रूल्स वगैरह जो बनाती है WTO और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि UN हो गया, EU हो गया, वो सब जो रूल्स बनाते हैं ना, वो आता है इसके अंदर। WTO रूल्स, TTs, एग्रीमेंट्स वगैरह इसके अंदर आते हैं, ठीक है। एंड नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ बाय नेचर, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ बनाया बाय नेचर, है ना। सब्सटेंटिव एंड प्रोसीडर लॉ, पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ बनाया है बाय लेवल, नेशनल, फेडरल, है ना, स्टेट एंड लोकल, बाय सोर्स। लेजिस्लेटिव ने बनाया है लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव ने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, एंड जुडिशल ने कॉमन लॉज बनाए हैं अलग अलग केसेस को देख के, कॉमन लॉज वगैरह कुछ बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है इंटरप्रिटेशन एंड प्रेसिडेंट्स, है ना, जो भी केसेस वगैरह आते होंगे उनके बेस पर कुछ कॉमन लॉज वगैरह बनाए हैं। एंड एग्जीक्यूटिव में उन्होंने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, एंड लेजिस्लेटिव ने लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, जो भी वो उसके अंदर आता है, ठीक है। तुम ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल तो उतना इंपॉर्टेंट लिखना नहीं है, तुम चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिकॉज था वो पता लिख दिया यहाँ पे। एंड नाउ अ फर्म हैज़ टू फॉलो लॉज ऑफ होम कंट्री, होस्ट कंट्री, थर्ड कंट्री। अच्छा थर्ड कंट्री बता देना, मैं थर्ड कंट्री क्या होती है समझ गया ना। सुपर नेशनल मतलब WTO वगैरह, है ना। बिजनेस एरिया अफेक्टेड, प्रोडक्ट सब वैसे तो ना, वैसे तो सारे ही एरिया अफेक्ट होते हैं, बट ये कुछ मेन है, प्रोडक्ट प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, प्रमोशन, सेल्स, मार्केट एंट्री, डिसीजंस एक्सेट्रा, ठीक है। बिजनेस एरिया अफेक्टेड, प्रोडक्ट प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, प्रमोशन, सेल्स, है ना। अगर आज रुको सुनो, तुम्हें ना याद करने की जरूरत नहीं है, तुम कोई सा भी लिख देना एरिया जो भी तुम्हें याद आए, है ना, बिजनेस से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट वगैरह जो भी तुम्हें याद आए लिख देना, क्योंकि सारे अफेक्ट होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इशू, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज व्हेन लॉज आर डिफरेंट कंट्रीज क्लास। वही तुम ये ना, मैंने यही सेम चीज़ मैंने बोली थी यूनिट 1 में भी, कि ना कभी कभार ना एक कंट्री का लॉ दूसरे कंट्री के लॉ से एग्जैक्टली अपोजिट होता है ना। लेट्स से एक कंट्री में लेफ्ट साइड गाड़ी चलती है, एक में चलती है राइट साइड, है ना। तो इसी वजह से कंपनीज वगैरह को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है हर एक कंट्री के लॉ को समझने के लिए। नाउ नेक्स्ट देखते हैं अब। अच्छा यहाँ फ़ोटो लगा रखी है मैंने, 2 फोटो होंगे आई गेस, है ना। ये फ़ोटो देख लेना तुम, 2 फोटो है ना। इस्लामिक लॉ क्लासिफिकेशन, इंटरनेशनल लीगल सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट्स, हाँ, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। एंड नाउ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। तो मीनिंग में सिंपल तुम लिख सकते हो, है ना, इन शॉर्ट मीनिंग लिख सकते हो तुम। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू इकोनॉमिक सिस्टम्स, लाइक कौन सिस्टम फॉलो हो रहा है इकोनॉमी का, पढ़ेंगे इस बारे में, टेंशन मत लो। कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स, कौन से वेरिएबल्स हैं किसके, होम कंट्री के प्लस होस्ट कंट्री की भी, डेट अफेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस डिसीजंस, अ फर्म मस्ट एनालाइज दीज टू सक्सीड ग्लोबली, ठीक है। चलो तो ये डिफिनेशन पढ़ लो तुम, और तो उतना अच्छा ही रहेगा।
एंड में ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स में मैंने अच्छे से करवाया हुआ डेफिनेशन को, तो वो भी तुम याद कर सकते हो। सो फर्स्ट समझते हैं व्हाट आर इकोनॉमिक सिस्टम्स। इकोनॉमिक सिस्टम डिसाइड्स, बेसिकली ये जो होते हैं ना वो डिसाइड करते हैं कैसे ओन होगा, कैसे कंट्रोल होगा एंड कैसे यूज़ होगा रिसोर्सेज का, है ना, प्रोडक्शन में एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। सो टाइप्स कौन कौन से होते हैं? पहला कैपिटलिस्ट, बेसिकली फ्री मार्केट इकोनॉमी। इसमें सब कुछ होता है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर डिसाइड एवरीथिंग, लाइक प्राइस वगैरह सब कुछ, है ना। की फीचर प्रॉफिट मोटिव होता है इनका। सेल्फ इंटरेस्ट, एडम स्मिथ इनविजिबल हैंड, है ना, प्रॉफिट मोटिव होता है। फ्री हैंड एंड फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज होती है, बिकॉज क्योंकि होती है प्राइवेट ओनरशिप, कोई भी स्टेट लाइक कोई भी गवर्नमेंट वगैरह इंटरवेंशन नहीं करती। कंपटीशन हाई होता है। ड्रॉबैक, इनइक्वालिटी हो जाती है पुअर एंड रिच के बीच में बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड नाउ कमांड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, बेसिकली गवर्नमेंट वगैरह कंट्रोल करती है इसको। गवर्नमेंट कंट्रोल्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फीचर्स, स्टेट ओनरशिप होती है, सेंट्रल प्लानिंग, प्राइस प्रोडक्शन सब कुछ। ड्रॉबैक, लैक ऑफ इंसेंटिव, इनएफिशिएंसी। भाई तो गवर्नमेंट आ रही है तो इनएफिशिएंसी तो होगी ही होगी, बट ऐसा नहीं है। जैसे चाइना में गवर्नमेंट वगैरह सब कुछ करती है, वहाँ पे बहुत एफिशिएंसी होती है, तो इट्स नॉट होली ट्रू, है ना। इंडिया के लिए ट्रू है लेकिन ये बात। मिक्स्ड इकोनॉमी, बेसिकली दोनों का सम, कमांड लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट प्लस गवर्नमेंट कंट्रोल जो इंडिया करती है ना। प्राइवेट प्लस पब्लिक, फोकस ऑन वेलफेयर प्लस ग्रोथ। एग्जाम्पल इंडिया, मोस्ट मॉडर्न इकोनॉमीज आर मिक्स्ड, ज़्यादातर मिक्स्ड होती हैं। ट्रांजिशन इकोनॉमिक होती है, कुछ ऐसी इकोनॉमिक्स भी होती है जो फिलहाल ना अभी तो कमांड है बट धीरे धीरे वो शिफ्ट हो रही है मार्केट की तरफ, मार्केट सिस्टम की तरफ, है ना। इकोनॉमिक शिफ्टिंग फ्रॉम कमांड टू मार्केट सिस्टम्स, लाइक इंडिया में ऐसा हो रहा है ना, कितनी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, सरकार सब बेच रही है सामान, है ना। तो एक शिफ्टिंग इकोनॉमी भी होती है जो कमांड से लेकर मार्केट की तरफ जा रही होती है। फीचर्स, प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन, लीगल रिफॉर्म्स वगैरह, ठीक है। शिफ्टिंग इकोनॉमी भी एक होती है ना। मेनली ऐसे ही होता है कि कमांड से मार्केट की तरफ जा रही होती है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि मार्केट की तरफ, मार्केट से कमांड की तरफ आ रही हो, ऐसा बहुत कम ही होता है। मेनली ऐसे होता है कि कमांड से हो रहा हो मार्केट, है ना, बिकॉज सरकार के पास से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सरकार तो चाहती है मैं हाथ खड़े कर दूँ बस में, हमसे नहीं हो रहा भाई कुछ भी। एंड नाउ की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जीडीपी होता है, जीएनआई होता है ना। जीडीपी, जीएनआई, ह्यूमन एचडीआई हो गया। इन्फ्लेशन होता है, बीओपी, एक्सचेंज रेट, ख़त्म। ये कुछ होते हैं, पढ़ते हैं ये सब क्या होते हैं। सो पहला जीडीपी, जीडीपी तो हम सब जानते हैं। जीडीपी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री, सोज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड मार्केट साइज। ग्रॉस नेशनल इनकम, जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पर कैपिटा जीएनआई सोज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, शो करता है पर कैपिटा जीएनआई सोज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देन इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज इन जीडीपी ओवर टाइम सोज ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो एक कंप्लीट बात अब यहाँ पे हो रही है जीडीपी की, ठीक है, कंप्लीट जीडीपी की बात हो रही है। एंड नाउ देखते हैं अनदर वन विच इज एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मेजर्स डेवलपमेंट बेस्ड ऑन लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी बड़ी है, एजुकेशन कितना बड़ा है, इनकम कितनी बड़ी है। बेटर देन जीडीपी अलोन, अगर खाली जीडीपी की बात करो तो उससे अकेले होने, अगर खाली जीडीपी की बात हो रही है तो उससे अच्छा है तुम एचडीआई की बात कर लो। बेसिकली जीडीपी अकेले अलोन जीडीपी से बेटर होता है एचडीआई, ठीक है, बिकॉज इट्स मेजर द लाइक मोस्ट वल्नरेबल थिंग्स लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, इनकम लेवल एक्सेट्रा। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन भी एक इंडिकेटर होता है ना। कंटिन्यूस राइज इन प्राइसेस अफेक्ट कॉस्ट, वेज, प्रॉफिट एक्सेट्रा, है ना। कितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कंट्री में? हाँ 6-7% बढ़ना नॉर्मल होता है, 6-7% नॉर्मल होता है, बट अगर हाई इन्फ्लेशन हो 10%, 15% तो दिक्कत की बात है, इकोनॉमी कुछ तो गड़बड़ हो रहा है मतलब, है ना। बीओपी, बीओपी कैसा है, बैलेंस्ड है कि नहीं है, बहुत गड़बड़ की बात है। जैसे पाकिस्तान को जब हम बोलते हैं ना कि पाकिस्तान के लगे हुए हैं, तो ना उसमें एक मेजर रोल होता है उसके बीओपी का भी, कि उसका बीओपी बहुत ख़राब है, हमारा भी ख़राब है बट उसका कुछ ज़्यादा ही ख़राब है ना। तो बीओपी भी एक इंडिकेटर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। रिकॉर्ड्स कंट्रीज फॉरेन ट्रांजेक्शन सरप्लस, मोर इनफ्लो, डेफिसिट, मोर आउटफ्लो, एक्सटर्नल डेट वगैरह कितना है, टोटल फॉरेन बोरिंग्स कितनी है ना। बेसिकली डेट, हाई डेट, इकोनॉमिक रिस्क बहुत ज़्यादा हाई हो गया बेसिकली। एक्सचेंज रेट एक और इंडिकेटर होता है। प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर, जब भी हम कहते हैं ना कि डॉलर का प्राइस बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, तो बहुत सारे लोग ना चिंता नहीं करते, चिंता उन्हें टेंशन नहीं होती, उनको लगता है तो नॉर्मल बात है, बट एक्चुअल में अगर तुम किसी
इकोनॉमिक्स से पूछो या फिर ऐसे बंदे से पूछो जिसको इकोनॉमिक की बहुत ज़्यादा नॉलेज है ना, तो वो बहुत टेंशन में रहेगा बेचारा, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेगा हमेशा, बस उसको पता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी की वीकनेस को दिखाता है, अफेक्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वगैरह, है ना, बहुत इफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। इफ़ आई गिव वन एग्जांपल, सो लेट्स से अगर कोई बंदा है जो डील करता है लाइक रुपीज़ में, रुपीज़ कन्वर्ट कराता है डॉलर के अंदर, ठीक है, तब जाकर उसका बिजनेस चलता है ना। उसके बिजनेस में बेसिकली एक पार्ट आता है जहाँ पे उसको रुपीज़ को कन्वर्ट करना पड़ता है डॉलर के अंदर, ठीक है। तो अगर डॉलर की प्राइस बढ़ते जा रहा है लेकिन लाइक रुपीज़ की वैल्यू घटते जा रही है, तो उस बेचारे को एक बिना फालतू में एक लॉस झेलना पड़ेगा, जिससे उसके ट्रेड पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। समझ रहे बात तुम? एंड मे बी उससे बहुत ज़्यादा यूज लॉसेस भी हो जाए बिना किसी कारण के, ऐसे ही हो जाए बेसिकली उसके लॉसेस, कुछ भी नहीं करा बंदे ने, बट क्योंकि रुपीज़ की वैल्यू कम हो गई उसके लॉस हो गया बहुत ज़्यादा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को दिखाता है ये, है ना, कि कितना करेंसी स्ट्रांग है उसकी। ऑल द डॉलर तो एक सही एग्जाम्पल नहीं होगा, बिकॉज डॉलर पे ना तुम अभी कह सकते हो कि भगवान का हाथ है बेसिकली फिलहाल अभी डॉलर के ऊपर, बट इट विल नॉट लास्ट लॉन्गर इनफ, लाइक इट विल नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। बहुत जल्दी डॉलर क्रैश हो जाएगा, बहुत जल्दी क्रैश हो जाएगा, आई नो, ठीक है। वह मैंने शॉर्ट में लिख दिया है सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे तुम पढ़ सकते हो, बैलेंस इंडिकेटर्स ये होते हैं हमारे, एक्सचेंज रेट, करेंसी वैल्यू, अच्छा 2 बार लिख दिया गलत से एक्सचेंज रेट, ठीक है, इसमें इग्नोर कर देना। टोटल 7 होते हैं, ठीक है। GNI, पर कैपिटा लिविंग स्टैंडर्ड। आई होप इससे ईजी रहेगा लर्न करने में तुम्हें, ठीक है। कैपिटलिस्ट, कमांड, मिक्स्ड, ट्रांजिशन इकोनॉमी। नाउ द लास्ट पार्ट विच इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, हाँ लास्ट पार्ट है, ठीक है, बाद में समरी है सिर्फ, है ना। सो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट इन्फ्लुएंसेस बिजनेस डिसीजंस, है ना। तो इन सिंपल वर्ड समझ लो, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, बहुत सारी सरकार होती है जो डुबा देती है इकोनॉमी को, एंड बहुत सारी सरकार उठा भी देती है। तो दीज ऑल आर देयर आइडियोलॉजीज, है ना। जैसे कि अगर इफ़ आई गिव एग्जांपल, तो बीजेपी की कोई आइडियोलॉजी होगी, कांग्रेस की कोई आइडियोलॉजी होती है, दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग होती है, तभी तो दे आर अलग अलग, है ना। अगर दोनों की आइडियोलॉजी सेम ही होती तो दोनों की पार्टी में नहीं होते, बट दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग होती है, हर एक पार्टी की आइडियोलॉजी अलग अलग होती है ना। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी शेप्स इकोनॉमिक सिस्टम एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, समझ रहे हो। तो उसी की बात होती है इसके अंदर, इस इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, अब कौन कौन तरीके की हो सकती है आइडियोलॉजीज वगैरह, ठीक है, देखते हैं। पहला कलेक्टिविज्म, फोकस ऑन, ऐसे नाम से मालूम पड़ रहा है कलेक्ट होना, इकट्ठा होना, फोकस ऑन सोसाइटी ओवरऑल और इंडिविजुअल्स, सोसाइटल गोल्स और इंडिविजुअल गोल्स, बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स, है ना। सोशलिज्म, बेसिकली कार्ल मार्क्स एक बंदा था जिसने ना सोशलिस्ट होने बहुत ज़्यादा फोकस किया था, है ना। कलेक्टिव एफर्ट से बहुत ज़्यादा फोकस किया था, एक बंदा था बेसिकली, उसका नाम तुम्हें याद कर लो अगर, तो बहुत बेनिफिट होगा तुम्हें, है ना। इसका नेम बेसिकली कीवर्ड है जिसको तुम हाईलाइट कर सकते हो किसी भी आंसर के अंदर, ठीक है। सपोर्ट्स स्टेट ओनरशिप एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइवेटाइजेशन को ना थोड़ा सा इग्नोर करता है, बिकॉज प्राइवेटाइजेशन में मोस्टली ना इनइक्वालिटी मुझे बढ़ावा मिल जाता है, प्राइवेटाइजेशन में इनइक्वालिटी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो दिस आइडियोलॉजी इग्नोर्स, लाइक प्रेफर नहीं करता प्राइवेटाइजेशन को, ये आइडियोलॉजी। इसमें वो टाइप्स होते हैं, कलेक्टिविज्म में वो टाइप्स होते हैं। पहला कम्युनिज्म, कंप्लीट स्टेट कंट्रोल ऑफन थ्रू रेवोल्यूशन, लाइक USSR, चाइना, अर्लियर क्यूबा एक्सेट्रा, है ना। ये टाइप है किसका, कलेक्टिविज्म का। एक और टाइप होता है विच इज़ सोशल डेमोक्रेसी, अचीव सोशलिज्म थ्रू डेमोक्रेसी नॉट वायलेंस, है ना। कि ठीक है सरकार ओन करेगी, बट आप बताओ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप मना कर दो तो नहीं करेंगे हम, अगर आप मना कर दोगे तो। किससे कह रही है, जनता से कह रही है। कौन कह रही है, सरकार कह रही है कि हम ये चाहते हैं, बट आप कहो कहीं करें कि ना करें, है ना। मिक्स ऑफ स्टेट कंट्रोल प्लस मार्केट सिस्टम, एग्जाम्पल लाइक इंडिया, UK वगैरह, है ना, दोनों होते हैं इसमें, कहीं कहीं प्राइवेट भी होता है, कहीं का सरकार भी होती है। डेट वी कॉल सोशल डेमोक्रेसी। नाउ सेकेंड आइडियोलॉजी इज इंडिविजुअलिज्म, फोकस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम, सेल्फ रिस्पेक्ट, बेस्ड ऑन थिंकर्स लाइक एडम स्मिथ वगैरह, है ना। सपोर्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कैपिटलिज्म, बिलीफ इंडिविजुअल सक्सेस, बेनिफिट टू सोसाइटी। देखो यार, बूंद बूंद से सागर तो बढ़ता है ना। सोसाइटी में क्या, सोसाइटी में लोग ही तो हैं। अगर हम सब लोगों का बेनिफिट कर दें तो ओवरऑल सोसाइटी का बेनिफिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर हम सबका इंडिविजुअली बेनिफिट कर दें
तो ओवरऑल सोसाइटी का बेनिफिट भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना। ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली इसमें ये लोग। नाउ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी हम सब जानते हैं, पीपल गवर्न डायरेक्टली और थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। की फीचर्स, फ्री इलेक्शंस, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सेपरेशन ऑफ पावर्स, मोस्ट कॉमन सिस्टम टुडे। ठीक है, टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, इसमें बेसिकली ये कहते हैं कि पार्टी 1% होगी, 1% हैव अ कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल। पहले क्या देखा था हमने, पहले देखा डेमोक्रेसी, एंड नाउ इसका एग्जैक्टली अपोजिट, विच इज़ 1% पार्टी, जैसे चाइना में होता है, नॉर्थ कोरिया में होता है। नो पॉलिटिकल फ्रीडम, टाइप्स कम्युनिस्ट, टोटल, इसके टाइप्स होते हैं बेसिकली, कम्युनिस्ट, टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, स्टेट कंट्रोल, सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। रिलीजन, इस्लामिक लॉज वगैरह, इस्लामिक कंट्रीज में भी खाली एक लीडर होता है। ठीक है, इस्लामिक कंट्रीज में, मोस्टली इस्लामिक कंट्रीज में खाली एक लीडर होता है, वहाँ पे डेमोक्रेसी वगैरह कुछ नहीं होती। ट्राइबल में भी, ट्राइबल लोग भी अपना एक ही लीडर चुनते हैं, वहाँ पे भी कोई ऐसा नहीं होता कि वोट देने आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे भी। ऑन विच बेसिस, ऑन द बेस ऑफ पावर। राइट विंग, है ना, राइट विंग मीन्स यहाँ पे भी लाइक वो लोग जो सोसाइटी वगैरह को, सोशल कल्चर वगैरह को जो प्रमोट करते हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत कम हो, है ना, गवर्नमेंट जा टांग ना घुसाए। ठीक है, एंड ओल्ड कल्चरल बिलीफ को ज़्यादा फोकस करते हैं, दोज वी कॉल राइट विंग्स। पॉलिटिकल कंट्रोल बट सम इकोनॉमिक फ्रीडम एज वेल, है ना। तो इनमें से ना, इफ़ यू वांट यू कैन इग्नोर दिस वन, अगर तुम्हें समझ ना आ रहा हो राइट विंग तो, है ना, या तो बस तुम लिख के आ जाओ राइट विंग को ऐसे ही। बट ये तीन तो मेन है, ये तीन लिख के जरूर आना तुम। ठीक है, राइट विंग का तुम्हें समझ ना आ रहा हो तो तुम याद कर लो, लिख के आ जाना बस ऐसे ही, ज़्यादा एक्सप्लेन मत करना। ठीक है, बिकॉज अगर तुमसे कहा गया है कि लिखो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, तो तुम्हें ये तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। इसके टाइप्स वगैरह, ए बी पार्ट, टोटलिज्म, डेमोक्रेसी वगैरह तुम लिखनी पड़ेगी तुमको, समझ गए, अगर तुमसे ये कहा गया करने को तो। ये मैंने बहुत सिंपल करा है, ठीक है, इसको वरना बहुत बड़ा होता है ये। पॉलिटिकल रिस्क, है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मीनिंग, इसका सिंपल मीनिंग होता है रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू पॉलिटिकल चेंजेस। कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है ये, ड्यू टू सिविल डिसऑर्डर, कि दंगे वंगे हो जाए बहुत ज़्यादा, जैसा भी नेपाल वगैरह में भी हुआ। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं यार, नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हो गया, है ना, दंगे वंगे हो जाना, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाना, है ना, लाइक विथ वन गवर्नमेंट विथ अनदर गवर्नमेंट, है ना, ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो जाना, जो कि होते रहते हैं, होते रहते हैं, जैसे कि ईरान का इसराइल का हो गया था, होते रहते हैं। चेंज हो जाना गवर्नमेंट का, सडन चेंजेस हो जाना, है ना, तो दीज आर ऑल रिस्क। गवर्नमेंट तख्ता पलट हो जाना, चेंज हो जाना, जैसे बांग्लादेश में वो चेंज हो गई, आई जी हाँ हो गई ये चेंज तो, है ना। तो इट दे आर ऑल रिस्क जिसके लॉस हो सकता है, तो भी इंपॉर्टेंट है। इफ़ दे आस्क व्हाट आर पॉलिटिकल रिस्क, तो यू हैव टू राइट दीज इन अ मोर इलेबोरेटेड मैनर। ठीक है, बिकॉज दीज आर ऑल हेड पॉइंट्स, हेड पॉइंट्स। ठीक है, एक्सप्लेन में खुद ही करना पड़ेगा। नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल रिस्क, पहले हमने पढ़ा होता क्या है, क्यों होता है, एंड नाउ किस किस तरीके के होते हैं। पहला, ओनरशिप रिस्क, चेंज इन ओनरशिप, लाइक हो जाना नेशनलाइजेशन, कि गवर्नमेंट ने हड़प लिया प्राइवेट चीज़ों को। ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क, चेंज इन रूल्स अफेक्टिंग बिजनेस ऑपरेशंस, रूल का चेंज हो जाना। ट्रांसफ़र रिस्क, रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ मनी, पीपल और रिसोर्सेज। ठीक है, तो ट्रांसफ़र का रिस्क होता है एक ना, ये भी ख़त्म हो गया। इसी के साथ द कंप्लीट यूनिट इज फिनिश्ड। नाउ वी जस्ट हैव टू सी द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, एंड कुछ टिप्स वगैरह देखेंगे बस, एंड ख़त्म। होप यू आर हैप्पी ऑल गाय, होप यू ऑल गाइज आर हैप्पी। अच्छा, लिसन 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 लिसन, इस वीडियो को बनाने के लिए आई हैव यूज ए आई अलॉट, लाइक दीज ऑल इमेजेस आर ए आई जनरेटेड। ठीक है, सो इसमें ना बहुत सारा पानी वेस्ट हुआ है ना, बिकॉज आई डोंट नो यू नो और नॉट, बट ए आई की जब हम करते हैं ना, तो उससे बहुत सारा वाटर खर्च होता है। ठीक है, तो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, सो आई विल नॉट से लाइक वगैरह सब फालतू चीज़ें मैं नहीं करता। ठीक है, बट थोड़ा पानी वानी में थोड़ा कम वेस्ट करना यार। ठीक है, एक दिन कम नहा लेना थोड़ा सा। ठीक है, तो जिससे जितना पानी आप वेस्ट हुआ इस वीडियो में, वो एटलीस्ट थोड़ा सा कंपनसेट हो जाएगा, थोड़ा सा कंपनसेट हो जाएगा, है ना। तो आई नो 99% पीपल तो फॉलो नहीं करेंगे इस बात को, बट मे बी 1% लोग कुछ कर लें, लाइक किसी भी तरीके से पानी थोड़ा सेव कर लेना, किसी भी तरीके से। आई नॉट सेइंग ना हो मत, बट किसी भी तरीके से थोड़ा पानी सेव कर लेना, जिस तरह से कंपनसेट हो जाए बस। ठीक है, सो ना इसके बाद समरी देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, समरी देख लो बस। मीनिंग, एक्सटर्नल मीनिंग तुम पढ़ लेना, मीनिंग हम पढ़ ही चुके हैं। नाउ वाई क्यू पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग कंडीशन, एनालाइज इंडस्ट्री, फ्रेमवर्क, स्ट्रेटेजी, आइडेंटिफाई, सॉर्ट, मैनेज रिलेशनशिप इफेक्टिवली। अरे एक चीज़ दो बार रिपीट कर दी मैंने गलती से।
की कंपोनेंट्स कल्चरल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ओके सो नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसके बारे में अभी तक बातें कर रहा था, बताऊँ आखिरी में, समझ गए? वो जो बातें मैं कर रहा था, एंड कोई बच्चों ने डायरेक्टली स्किप कर दिया होगा एंड यहाँ पे आ गए होंगे, तो वो बच्चे सुन लो, है ना? इस पार्ट में ना आई विल नॉट गोना एक्सप्लेन इन वेरी डिटेल, ठीक है? एंड मान लो कि मैं एक्सप्लेन करूँगा ही नहीं, बस मैं अटैच कर दूंगा एंड आई एम जस्ट गोना टॉक अबाउट कि कैसे आंसर करना है पेपर में, टिप्स वगैरह क्या फॉलो करने हैं जिससे हेल्प हो पाए, ठीक है? बस वही बातें करूँगा मैं इस पार्ट में। तो एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया, जो करना था मैंने कर दिया एक्सप्लेन, जो करना था। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? व्हाट डू अच्छा, इसकी पीडीएफ अटैच कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। इन टोटल 10 क्वेश्चन है, जिनमें से 7 के मैंने कर रखे हैं आंसर, 3 के तुम्हें खुद ही पता करने पड़ेंगे, समझ गए? चलो 8वीं का ना देखता हूँ मैं, 8वीं का अटैच कर दूँगा, 8वां भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल दो, बट 9th के एंड 10th के तुम्हें खुद ही पढ़ने पड़ेंगे। अब ना मैं चाहता ना तो आई विल जस्ट लाइक डू इट डिजिटली, वर्ड पे कर देता, कैनवा पे कर देता, ईजी पड़ता मेरे लिए बहुत। बट ये लिखा पता है क्यों है मैंने? तुम्हारे चक्कर में सिर्फ, कि तुम्हें आइडिया लग जाए कि लिखना कैसे एग्ज़ाम में, है ना? अदरवाइज आई कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग जो जो और लोग करते हैं, कि सिंपल क्वेश्चन दे दिया बस, सारे अब आंसर तुम खुद पता कर लो। ऐसा वाले कि मुझे अच्छा नहीं लगा करने में, तो मैंने इसलिए मोस्टली आंसर कर दिए हैं। 10 क्वेश्चन है, 10 में से मैंने मोस्टली आंसर कर दिए। सो स्टार्ट करते हैं। वट डू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ रखा है हमने। 2 होते हैं, जनरल स्पेसिफिक, है ना? पूछो तुमसे अगर, तो बस तुम्हें 2 लिख देना। अगर चाहो तो, अगर तुम्हें थोड़ा सा कूल बनना है, स्टैंड आउट करना है, तो तुम ये लिख सकते हो, है ना? डोमेन वगैरह। डोमेन का सिंपल मतलब होता है कि कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूस करती है लाइक ऑर्गेनाइजेशन, उसकी से बात होती है बेसिकली बस। इट रेफर्स टू लाइक, कहाँ गया, इट रेफर्स टू द पर्टिकुलर रेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज डेटा organization produces and the customers are the stakeholders and market it serves, ठीक है? तो बेसिकली एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ गुड्स सर्विस की बात होती है बेसिकली इसके अंदर, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करती है। तुम चाहते पार्ट स्किप कर सकते हो, ठीक है? उतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। द मेन थिंग इज जनरल एंड स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। अटेंशन क्यों लिखा है यहाँ पे? लिसन, तुमको लग रहा होगा कि राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? राइटिंग का सिंपल मतलब पता तुम्हें क्या होता है, कि बच्चे ने कितना लिखा वो तो ठीक है, सुंदर लिखा हो तो ठीक है, बट कितना लिख पाया। लेट्स से अगर 10 मिनट तुम्हें दिया जाए तो तुम कितने पेज भर पाते हो उसके अंदर, बिकॉज स्पीड भी बहुत मैटर करती है। तुम मुझसे पूछो ना कि मैंने बहुत स्लो लिखा है, बहुत स्लो स्लो लिखा है, बहुत स्लो स्लो, ताकि राइटिंग अच्छी लगे और तुम इसलिए पढ़ के समझ जाओ। अदरवाइज़ मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, तुम्हें पता नहीं है बस। तो मैंने बहुत स्लो स्लो लिखा था कि मेरी राइटिंग अच्छी बनी रहे। तो राइटिंग का मतलब सिंपल ये नहीं होता कि दिखना चाहिए सुंदर। तो इससे मैं सिंपल ये कहना चाह रहा हूँ कि राइटिंग तुम्हारी कैसी भी हो वो तो नहीं चेंज हो पाएगी, बट ना तुम मेंटेन करना अपनी स्पीड को, एंड ट्राई करना कि राइटिंग तुम्हारी अंडरस्टैंडेबल हो, राइटिंग तुम्हारी अंडरस्टैंडेबल हो बस। एंड हेड पॉइंट्स को ना ऐसे लिखना जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, एक हेड पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? एंड नीचे से ये पूरी जगह मैंने छोड़ दी, ये पूरी जगह मैंने छोड़ दी, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने। वैसे ही हो सके तुम ऐसे ही करना, हो सके तो तुम ऐसे ही करना, ठीक है? हेड पॉइंट लेके ऐसे स्टार्ट करना हमेशा, अच्छा रहे, जैसे मैंने यहाँ पे करा हुआ है, अच्छा रहता है ऐसे करना। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अ ग्लोबल बिजनेस फर्म्स ऑपरेट्स इन एन environment which is complex and multi-dimensional. Explain the statement with relevant contemporary examples. इसका पर्पज़ एक ये भी था कि तुम्हें आइडिया लग जाए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्चुअल में, ताकि तुम उसी हिसाब से ट्रेन हो पाओ, ठीक है? तो इसका आंसर यहाँ पे करा हुआ है मैंने, ये तुम पढ़ लेना, ठीक है? एंड नाउ थर्ड क्वेश्चन, बहुत बड़ा आंसर था भाई इसका। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन फिजिकल कंपोनेंट, है ना? इस तरह से भी आ सकता है, फिजिकल डायमेंशन के बारे में पूछ सकते हैं, है ना? फिजिकल एनवायरनमेंट कैन अफेक्ट। अब देखो यहाँ पे खाली कंपोनेंट के बारे में कहा गया था, ये तो कहा था खाली कंपोनेंट लिखो, बट यहाँ पे ना हमें थोड़ा सा इंट्रो भी दिया, थोड़ा सा हमने इंट्रो भी दिया, बिकॉज वी नो कि जो कंपोनेंट्स, लेट्स से 9 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पेज लिखना है, तो मुझे पता है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है। आपको भी करनी पड़ेगी प्रैक्टिस हल्की फुल्की, तो या फिर तुम सुन लो, तुमने नहीं करी है तो, है ना? बिकॉज तुम आधे घंटे पहले आए हो, तुम क्या प्रैक्टिस करने वाले हो? कुछ बच्चे आधे घंटे पहले आते हैं ना, उनके लिए बात हो रही है ना? तो मुझे पता है कि फिजिकल कंपोनेंट में लिख नहीं पाऊंगा, मतलब लिखने जाऊंगा 2 पेज ही भर पाऊंगा बस। तो मैंने क्या किया, हल्का शॉर्ट नोट भी लिख दिया मैंने फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में, है ना? कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये वगैरह वगैरह, इसमें ये सब आता है, ठीक है? चाहो तुम हाईलाइट भी कर सकते हो जियोग्राफिकल लोकेशन वगैरह,
टेरिटोरियल साइज़ वगैरह ये सब इसके अंदर आता है, ठीक है। हाईलाइट मैं करके तुम्हें दूंगा, टेंशन मत ले दो, टेंशन मत लो इस बात की, जितना मुझसे हेल्प हो पाएगा उतना मैं कर दूंगा, है ना। में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, सर्टेन क्लाइमेट, है ना, क्लाइमेट होना बहुत ज़रूरी है ना, एबनॉर्मल वेदर नहीं होना चाहिए, टोपोग्राफी कैसी है उसकी, है ना। ये 5 चीज़ें कुछ मैंने एग्जांपल ये बेसिकली दिया है मैंने इन द एग्जांपल ऑफ फिजिकल डायमेंशन। और भी हो सकते हैं, बट एज मैंने पहले कहा कि कंट्रोल करना है इमोशंस को, है ना। जितना पूछा गया उतने आंसर करना है, उतनी वर्ड उतनी मार्क्स के अकॉर्डिंगली हमें आंसर करना है, भावनाओं में नहीं बहना है। फोर्थ का व्हाट इज़ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, हमें पढ़ी जस्ट हमने पढ़ा है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स पढ़ लिया हमने, डेट इन्फ्लुएंस इंटेलेक्चुअल बिजनेस। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, मार्केट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ लिया हमने पहले ही। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन डेमोग्राफिक कंपोनेंट्स, ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। राइट व्हाट इज़ कल्चर इन्वायरमेंट, है ना, लिखा हुआ है। नाउ सेवन्थ हमने पढ़ लिया व्हाट इज़ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अच्छा वेट लिटिल वेट लिटिल, एक चीज़ आना भूल रहा हूँ मैं, मिल जाए बस। हाँ ये मिल तो गया मुझे, ये क्वेश्चन था, ठीक है। ग्लोबल बिजनेस ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट, तो यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल दिया था पॉलिटिकल सिस्टम का भी। अभी देखो हमने जस्ट पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ा, है ना। अब क्योंकि इसमें सबका एग्जांपल देना पड़ रहा है मुझे, पॉलिटिकल का भी, इकोनॉमिक का भी, कल्चर का भी, लीगल का भी, सबका एग्जांपल देना पड़ रहा है। तो सबका एग्जांपल देना पड़ रहा है, तो ना लेट से अगर ये क्वेश्चन 18 मार्क्स का भी होता, तब भी ना सबका एग्जाम्पल अगर देने बैठ गया मैं, तो बहुत सारे पेजेस बढ़ जाएंगे, जितना पढ़ के आया हूँ अकॉर्डिंगली, है ना। क्योंकि मैं तो पढ़ के आया हूँ पॉलिटिकल सिस्टम का भी 9 मार्क्स का, इकोनॉमिक का भी 9 मार्क्स का, कल्चर का भी 9 मार्क्स से पढ़ के आया हूँ। तो अगर मैं सबका सब लिख दूंगा 18 मार्क्स क्वेश्चन में, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका मतलब अब मुझे इसको छोटा करना होगा अपने अपने नॉलेज के हिसाब से। तो देखो मैंने क्या छोटा कर दिया इसको, पॉलिटिकल सिस्टम इतने ख़त्म करा, कलेक्टिविज्म वर्सेस इंडिविजुअलिज्म कर दिया, डेमोग्राफी का टोटलिज्म कर दिया बेसिकली मैंने, टोटलिटेरियनिज्म कर दिया मैंने बेसिकली, है ना। अब बहुत शॉर्ट में ही ख़त्म कर दिया, तुम पढ़ लेना यार, ठीक है, बहुत शॉर्ट में ख़त्म कर दिया। बट जब मुझसे उन्होंने पूछा, जब उन्होंने मुझसे पूछा फुल डिटेल में खाली पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, तो देखो कैसे आंसर करना है। ये देखो, ये मैंने आंसर कहीं से हड़प लिया बेसिकली, है ना। व्हाट इज़ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, तो हमें डिटेल में लिखना है पूरा पूरा, क्या होता है, एरियाज जो अफेक्ट करता है, एरियाज पॉलिटिकल डायमेंशन मेकिंग विच मेक एन इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, ठीक है। तो अच्छे से आंसर करना है, हर एक एक्सपर्ट को आंसर करना है, 3-4 पेज भर भर के, समझ रहे हो तुम बात। तीन तीन तो भर ही देना, मत सोचना आएगा, 3 तो भर ही देना। बेसिकली टेंडेंसी रखो कि पर 3 मार्क्स यू विल राइट 1 पेज, एंड मान लो 5 मार्क्स वगैरह वगैरह आ गया तो तुम देख लेना यार, ठीक है। बट पर 3 मार्क्स यू हैव टू राइट द, यू मस्ट नीड टू राइट द 1 पेज, लाइक पर 3 मार्क्स। ऐसा नहीं कर सकते 9 मार्क्स उसमें तुम बस 2 पेज लिख के चले आए, ऐसा नहीं कर सकते। नाउ 8th क्वेश्चन, अब देखो ये मेरी राइटिंग है, ठीक है, ये मेरी एक्चुअल राइटिंग है जैसे मैं लिखता हूँ एक्चुअल में, ठीक है। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ डिफरेंसेस इन द इकोनॉमिक एंड कल्चर एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस बिटवीन नेशंस एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर बिजनेस। इसका आंसर दे दूँगा, मतलब इसका आंसर मैं दे दूंगा, टेंशन मतलब मुझे पता है थोड़ा डिफिकल्ट है ये। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये तुम खुद करना। एंड देखो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, कमेंट ऑन द ट्रेंड्स इन इंडिया फॉरेन ट्रेड इन लास्ट डिकेड, 10 सालों में, है ना। तो इसमें ना अब देखो बच्चे हो जाएंगे दुखी, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बच्चे दुखी हो जाएंगे कि यार ये तो आलतू फालतू क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस है। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो तुम समझ जाना कि तुम कुछ भी लिख दो वहाँ पे तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। तुम कुछ भी लिख दो, हल्का फुल्का रिलेवेंट लिख दो कि लास्ट ईयर में बहुत बड़ा है, बीओपी बैलेंस्ड हुआ है, कर्ज बड़ा है, स्टेबल हुई है इकोनॉमी, तुम कुछ भी बनाना के लिख दो, तुम्हें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन का यही फ़ायदा होता है, ऐसे क्वेश्चंस का यही फ़ायदा होता है, कुछ भी लिख दो बना बना के मार्क्स मिल जाएंगे पूरे पूरे, ठीक है। सो आई होप तुम ये पढ़ लोगे खुद से भी, बिकॉज मैं अभी नहीं पढ़ाने वाला हूँ, इसमें पढ़ा चुका हूँ पहले ही, ठीक है। सेम सेम चीज़ है, बस आंसर फॉर्म में कैसे करा है मैंने, देखो कैसे कैसे आंसर लिखे हैं मैंने, किस किस तरह से आंसर लिखा हुआ है। सेम टू सेम तो ऐसे आंसर लिख सकते हो एंड हाईलाइट कर सकते हो। लेट्स से कैसे करना है हाईलाइट वगैरह, है ना। अगर तुम्हारा टाइम बच जाए तभी तुम करना हाईलाइट, ठीक है, टाइम बच जाए तभी तुम हाईलाइट करना, बिकॉज हाईलाइट करने से थोड़ा सा ना आंसर स्टैंड आउट हो जाता है, थोड़ा सा आंसर हाईलाइट करने से।
सो लेट्स से अगर मैं ये पढ़ता हूँ, डेमोक्रेसी रेफर्स टू द फॉर्म गवर्नमेंट पीपल पॉलिटिकल फ्रीडम, ठीक है। डेमोक्रेसी में कीवर्ड हुआ हमारा फ्रीडम, तो उसको हाईलाइट कर दिया मैंने, ठीक है। टोटल टोटलिटेरियन इंटेलेक्ट पॉलिटिकल पावर मोनोपोलाइज्ड, ये कीवर्ड हो गया। तो इस तरह से कीवर्ड यू कैन हाईलाइट, जो कि अच्छा रहता है ना। एंड देयर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज एग्जाम्पल्स, है ना। अगर तुम्हारे पास आंसर के लिए लाइक वर्ड लिमिट कम पड़ जाए, लाइक 9 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तुम 2 पेज ही भर पा रहे हो, 1 पेज नहीं भर पा रहे, सो एग्जाम्पल्स को ऐड करो, खुद से बना के एग्जाम्पल्स लिख दो, कोई एग्जाम्पल्स वगैरह याद है तो वो लिख दो। एंड लेट्स से एग्जाम्पल्स ना यार बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होगी इस सब्जेक्ट में बेसिकली। एग्जाम्पल्स को मत छोड़ना। लेट्स से तुम्हारे पास कोई हेड पॉइंट है, उसका तुम एक्सप्लेनेशन भूल गए, तो उसके बदले ना, एक्सप्लेनेशन के बदले यू कैन राइट एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल एक काइंड ऑफ ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, ब्रह्मास्त्र काइंड ऑफ। तो एग्जाम्पल्स लिखना मत छोड़ना, जहां मन करे एग्जाम्पल घुसेड़ दो, जहां तुम्हारे पास वर्ड लिमिट कम पड़ जाए, जहां भी तुम्हें टाइम मिले एग्जाम्पल दे दो एक, भाई सिंपल सी बात है। सो एग्जाम्पल्स देना मत भूलना। अपने अकॉर्डिंगली भी यू कैन फ्रेम द आंसर्स, बट जैसे इसमें कर रखा है ना, वैसे भी तुम कर सकते हो आंसर फ्रेम, ठीक है। बट चीज़ें हाईलाइट कर देना, ठीक है। इसे मैं उतना हाईलाइट नहीं कर रहा, ऑल द आई ट्राई कि मैं हाईलाइट करके दूँ तुमको, बट स्टिल, ठीक है। तुम खुद से पढ़ना पूरा एक बार, सारे क्वेश्चंस पढ़ना, उनके आंसर पढ़ना, इन जो जिनके आंसर मैंने नहीं दिए उनका तुम पहले फाइंड करना खुद से, ठीक है, तभी तुम्हारी हेल्प हो पाएगी। सो बाय दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, होप दिस विल हेल्प यू, है ना। एंड वाटर सेव करना मत भूलना यार, PDF तुम्हें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में सारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।